हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसका पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जी हाँ, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग या तो मेल को शब्द कहते हैं, जैसे क जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ। ये चारों वर्ण मिलके दोस्तों कम बनता है, जिसका अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो आगे जानते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द का होती है। जी हाँ, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। आप जानते हैं आगे शब्द के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए दोस्तों, शब्द के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं वो जानेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। तो अब जानते हैं हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो मूल भाषा, जिसको हम लोग संस्कृत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के, जी हाँ, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे जानते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं। जी हाँ, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, और समय के साथ उनमें परिवर्तन होता है। या दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं परंतु समय के साथ उनमें कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हो जाता है, तो वैसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पहला, काम, माँ आदि। जी हाँ दोस्तों, पहला का तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा प्रथम, जैसे काम का हो जाएगा कार्य और माँ का हो जाएगा माता। तो इसका हम लोग तत्सम का तद्भव बन जाता है। आगे जानते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द किसे कहते हैं। तो आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जी हाँ, वैसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो है देशज शब्द है। आगे जानते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़कर, जी हाँ, हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों के भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर
अन्य दूसरे देशों से आए हुए भाषाओं को जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वैसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, डॉक्टर, बस आदि। यह दोस्तों ये सब विदेशी शब्द हैं, ना तो ये हिंदी शब्द है और ना ही संस्कृत है, ये विदेशी शब्द है जिसको हम अपने भाषा में प्रयुक्त करते हैं, हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। आगे जानते हैं संकर शब्द के बारे में। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर, जी हाँ, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है संकर शब्द कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जी हाँ दोस्तों, रेलगाड़ी जिसमें रेल और गाड़ी को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार बम ब्लास्ट, जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बम और ब्लास्ट दोनों मिलकर एक नया शब्द बना है। इसी प्रकार अग्निबोट, इसमें अग्नि और बोट मिलकर एक नया शब्द बना है। तो ये शब्द दोस्तों संकर शब्द कहलाते हैं। आगे जानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक रूढ़ और तीसरा होता है दोस्तों योग रूढ़। तो हम लोग पहले जानते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है। यह दोस्तों इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ते हैं, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नल, दिन, कमल आदि। जी हाँ दोस्तों, ये सब रूढ़ शब्द के उदाहरण है जिसमें ना तो संधि लगा हुआ है, ना समास है, ना उपसर्ग है और ना ही इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों आगे जानते हैं यौगिक के शब्द के बारे में। तो वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। जी हाँ, वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से दो रूढ़ शब्दों के योग से जोड़ने से बनते एक नया शब्द बनते हैं, वैसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको हम विच्छेद कर देंगे, इसमें हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो इसका अर्थ भी दोस्तों अलग अलग निकलता है। जैसे विद्यालय, जी हाँ दोस्तों, विद्या एक रूढ़ शब्द है और आलय एक रूढ़ शब्द है, तो दोनों को मिलाने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, दोनों को विद्या और आलय को मिलाकर लिखने से विद्यालय बनता है जिसका एक नया अर्थ निकल जाता है, जिसका विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है दोस्तों गृह, आवास, घर। तो इन दोनों को मिलाकर ये विद्यालय बनता है जिसका अर्थ होता है स्कूल, पाठशाला। इसी प्रकार होता है दोस्तों चरण कमल। यह दोस्तों चरण कमल, तो चरण और कमल दोनों अलग अलग रूढ़ शब्द हैं जिनको दोनों को मिलाकर यौगिक रूढ़ शब्द बनाया गया है, इत्यादि। दोस्तों आगे जानते हैं समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय समास में बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होता है। जी हाँ दोस्तों, समस्त सभी प्रकार के संधि, उपसर्ग, प्रत्यय समास में बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होता है। जी हाँ, बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होता है। अब आगे जानते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक शब्द की तरह ही बनते हैं। जी हाँ, वे शब्द जो यौगिक शब्द की ही तरह बनते हैं लेकिन उसका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ और भी निकलता है।
योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक शब्द की तरह बनते हैं, परंतु उसका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जानते हैं इसका उदाहरण जानते हैं। तो जैसे गज जोड़ आनन, जिसका अर्थ होता है गजानन। जी हाँ दोस्तों, ये है गज और इसके साथ मिलता है आनन। तो दोनों के जोड़ने से दोनों रूढ़ शब्द हैं दोस्तों, और दोनों को जोड़ने से ये यौगिक शब्द बनते हैं, और जिसका अर्थ निकलता है गजानन, ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसका अर्थ होता है गजानन का अर्थ होता है गणेश जी। आगे जानते हैं बहुव्रीहि समास के सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये दोस्तों, बहुव्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। जी हाँ, बहुव्रीहि समास में सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। आगे जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है। जी हाँ, निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है, वैसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जी हाँ, निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाए जा सकते हैं, वैसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। आगे जानते हैं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जी हाँ, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जो अकेले प्रयोग में भी नहीं लाए जा सकते हैं। जी हाँ, जो अकेले प्रयोग में भी नहीं लाए जा सकते हैं। जैसे चाय सार्थक शब्द है, उसी के साथ अगर हम वाय लगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों चाय वाय, तो इसमें चाय का अपना अर्थ होता है, परंतु वाय निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु हम इसका बोलने में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से खाना के साथ हम दोस्तों निरर्थक शब्द वाना बोलते हैं। तो खाना का एक सार्थक है दोस्तों, जिसका अर्थ निकलता है कि भोजन को हम खाना कह रहे हैं, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन हमारे मुख से ये वाना शब्द निकल जाता है। इसी प्रकार दाल वाल, तो इसमें सार्थक शब्द है दाल और इसी में निरर्थक शब्द है वाल, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वाल का कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों। तो इसी प्रकार के शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे जानते हैं विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। और विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो जानते हैं विकार के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तब सबसे पहले जानते हैं विकारी शब्द के बारे में। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है। जी हाँ, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। यह दोस्तों ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है बदलते हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। आगे जानते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, उसी का उल्टा है, विकारी शब्द का जस्ट अपोजिट है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है और ऊपर में बदलाव होता है, तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात, ये सब दोस्तों अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।